करे, जिसकी वजह से केटीएम का कर्जा उतर गया। पर बजाज के मंसूबे कुछ और ही थे और धीरे धीरे बजाज ने केटीएम के 48% स्टेक्स एक्वायर कर लिए और उन्होंने केटीएम के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी, जिसके चलते केटीएम ने बजाज के प्लांट में केटीएम और अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इमेजिनेशन रेक्स। आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल फिटफाट ज़बरदस्त और शानदार ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे जिस वीडियो के ऊपर हमारा टॉपिक है वो है किस तरह बजाज टर्नार राउंड केटीएम और सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली यूरोपीय ब्रांड बनाया बजाज किस तरह हाल्फ का मुल्क है। इस तरह का समथिंग ये बेसिक मैंने ट्रांसलेट किया है कि असल में मैं जब जितनी दफ़ा भी करता था तो मुझे यही आता था कि आप इसको उर्दू में बताया करें। कुछ ऐसे भी बंदे होते हैं जिनको नहीं पता चलता मेरी तरह के उर्दू में क्या है, तो मैंने उसको उर्दू में ट्रांसलेट करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आई होप आपको काफ़ी पसंद आएगा ये वीडियो। तो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो करते हैं स्टार्ट। जॉइंट डेवलपमेंट और स्ट्रेटेजिक अलायंस की वजह से केटीएम आज ग्रोइंग मार्केट्स में एंटर कर पाई है और अब हमारे कंपटीशन में सिर्फ जापानीज मैन्युफैक्चरर्स ही हैं और बाकी सभी नीश प्लेयर्स ही बचे हैं। ये बात बजाज को सम्मानित करते हुए केटीएम के सीईओ स्टीफन पियरर ने बोली है और वह ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बजाज की वजह से ही आज केटीएम यूरोप की 10 कंपनीज को पीछे करते हुए टॉप सेलिंग टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर बन गई है। अब आपको लग सकता है कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि केटीएम का ऑलरेडी दुनिया भर में काफ़ी ज़्यादा नाम है, पर ऐसा नहीं है। दरअसल मिड 2000s में केटीएम 60 से 70 हज़ार मोटरसाइकिल्स ही बेचा करते थे और कंपनी पे इतना कर्जा हो गया था कि वो उसे खुद तो किसी भी हालत में नहीं चुका सकते थे। तब बजाज उनके लिए भगवान बनकर आए। बजाज ने 2007 में केटीएम के 14.5% स्टेक्स एक्वायर करे, जिसकी वजह से केटीएम का कर्जा उतर गया। पर बजाज के मंसूबे कुछ और ही थे और धीरे धीरे बजाज ने केटीएम के 48% स्टेक्स एक्वायर कर लिए और उन्होंने केटीएम के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी, जिसके चलते केटीएम ने बजाज के प्लांट में केटीएम और बजाज द्वारा जॉइंटली डेवलप्ड मास मार्केट प्रोडक्ट्स निकाले, जिसकी वजह से केटीएम इंडिया के अलावा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी एंटर करने में कामयाब हुई और अमेरिका और जापान में भी स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में कामयाब हुए। मेरी कई वीडियोस में मैं अक्सर इंडिया की कई बड़ी कंपनीज के अनअप्रिशिएटेड और अनहर्ड इंटरनेशनल एक्विजिशन और सक्सेस स्टोरीज के बारे में बताता हूँ, पर बजाज और केटीएम की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा अंडररेटेड है क्योंकि अगर बजाज ने आधी केटीएम ना खरीदी होती तो वो आज दुनिया के टॉप मोस्ट वैल्यूड ब्रांड्स में ना आते और ना ही वो टॉप सेलिंग यूरोपियन ब्रांड बन पाते। पर इस सक्सेस को समझने से पहले ये भी समझना होगा कि ये ऑस्ट्रियन ब्रांड कैसे 1934 से 2007 तक 3 बार बैंकरप्ट होने से बचा। डिटेल्स में समझेंगे कि कैसे बजाज की कॉस्ट इफेक्टिव R&D और प्रोडक्शन की वजह से केटीएम ने इतनी कॉस्ट इफेक्टिव बाइक्स बनाई जिन्हें आज ऐसे लोग भी खरीद पाते हैं। कैसे केटीएम की वजह से बजाज ने NS और डोमिनार जैसी बाइक्स डेवलप करी, जिसकी वजह से उनकी रीच अमेरिका कॉन्टिनेंट तक भी बढ़ गई, और कैसे बजाज अपनी बाइक से भी 3 गुना ज़्यादा हर एक केटीएम की सेल्स पर कमाते हैं। तो पहले थोड़ी केटीएम की हिस्ट्री जान लेते हैं। केटीएम की शुरुआत 1934 में ऑस्ट्रिया के एक इंजीनियर हांस ट्रंकनपोल्स ने मटिगोफन शहर में करी थी। लेकिन केटीएम उस टाइम कोई मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी नहीं थी, बल्कि वो एक कार रिपेयरिंग शॉप थी। लेकिन 3 साल के अंदर ही वो अपनी शॉप पर BKW मोटरसाइकिल्स और ओपेल की गाड़ियाँ बेचने लगे और इसीलिए उनकी दुकान का नाम अब पड़ गया क्राफ्टोफर्ज ट्रंकनपोल्स मेटिगोफन, यानी कि KTM, जिसमें इस जर्मन वर्ड का मतलब होता है मोटर व्हीकल। ट्रंकनपोल्स उनका नाम था और मेटिगोफन जगह का नाम था। कुछ ही सालों में वर्ल्ड वॉर 2 भी चालू हो गई और मिस्टर ट्रंकनपोल्स को जंग पे जाना पड़ा, पर उनकी शॉप पर काम रुका नहीं क्योंकि अब इंजन रिपेयरिंग का काम उनकी वाइफ संभाल रही थी। वॉर खत्म हुई, ट्रंकनपोल्स वापस आए, लेकिन इंजन रिपेयरिंग का काम अब बहुत ही ज़्यादा मंदा पड़ चुका था और इसीलिए उन्होंने सोचा कि उन्हें अपना खुद का कुछ बनाना चाहिए और उन्होंने मोटरसाइकिल बिजनेस में एंट्री ली। उन्होंने 1951 में पहली मोटरसाइकिल निकाली जिसका नाम था KTM R100 और इसी बीच कंपनी के सबसे बड़े इन्वेस्टर की भी KTM में एंट्री हुई जिनका नाम था अर्न्स्ट क्रोरीफ और इसी वजह से KTM के नाम में जो K था उसमें इस वर्ड की जगह इस वर्ड ने ले ली। KTM मोटरसाइकिल तो बना ही रहे थे, साथ ही साथ उन्होंने अपनी रेसिंग करियर की शुरुआत भी 1955 में 125cc की कैटेगरी में डेब्यू करके करी और पहली बार में उन्होंने फर्स्ट पोजीशन ग्रैब भी कर ली। इसके अलावा अगले ही साल वो 7 दिन की ऑफ रोड रेसिंग में भी अपीयर हुए। KTM ने बहुत सारी रेसेस जीती, साथ ही साथ वो कई सारी बाइक्स भी लॉन्च करते गए। उन्होंने मोपेड्स और स्कूटर्स भी लॉन्च करे और इस वक्त कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रही थी। 1970 की शुरुआत तक कंपनी में 400 एम्प्लॉयज़ भी हो गए थे, लेकिन कंपनी की मुसीबतें तब स्टार्ट हुई जब 1988 में उनके करंट CEO एंड्रिक ट्रंकनपोल्स की डेथ हो गई, जो कि कंपनी के फाउंडर हांस ट्रंकनपोल्स के बेटे थे, जिनकी डेथ 1962 में ही हो गई थी। लेकिन कंपनी की मुसीबतों की ये अकेली वजह नहीं थी। जो सबसे बड़ी मुसीबत थी वो थी जापानीज मोटरसाइकिल्स। मिड 80s में जापान की बड़ी और रिलायबल मोटरसाइकिल्स बनाने वाली कंपनी ने पूरे यूरोप में कदम जमाना चालू कर दिए थे और इनके आगे KTM का टिक पाना नामुमकिन साबित हुआ, जिसकी वजह से वो कर्जे में डूब गए।
KTM को 1991 में अपने बैंक्स के अंडर आना पड़ा जिनसे उन्होंने कर्जे लिए थे। सही। कंपनी में काफ़ी सारी रीस्ट्रक्चरिंग हुई और स्टेक होल्डर्स भी बदले गए अंडर द गाइडेंस ऑफ स्टीफन पियरर, जो कि अब कंपनी के MD बन चुके थे। स्टीफन पियरर के अंडर KTM ने काफ़ी सारी रेवोल्यूशनरी मोटरसाइकिल्स लॉन्च करी और आज तक भी KTM की डर्ट बाइक्स का इंटरनेशनल मार्केट में कोई मुकाबला नहीं है। KTM की ये कहानी सुनकर ऐसा लगता है कि हम एक और यूरोप से ओरिजिनेटेड ब्रांड की बात कर रहे हैं, यानी कि रॉयल एनफील्ड। रॉयल एनफील्ड ने भी यूरोप में काफ़ी समय तक जापानीज ब्रांड से मार झेली और 80s में उन्हें यूरोप के अंदर अपना प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। लेकिन रॉयल एनफील्ड की हिस्ट्री सभी मोटरसाइकिल ब्रांड से काफ़ी ज़्यादा रिच है, क्योंकि ये कंपनी वो है जिसने ब्रिटिश और अलाइड फोर्सेस को भारी मात्रा में मोटरसाइकिल्स प्रोवाइड करी थी। रॉयल एनफील्ड की ये इंटरेस्टिंग स्टोरी जानने के लिए आप हिस्ट्री ऑफ रॉयल एनफील्ड नाम से ऑडियो बुक सुन सकते हैं, जो कि कुकू FM पर अवेलेबल है। कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है विद 4000 आवर्स ऑफ नॉन फिक्शन कंटेंट लाइब्रेरी, 4.5 प्लस की रेटिंग है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस पर आप अपनी फेवरेट ऑडियो बुक सुन सकते हैं अपनी रीजनल लैंग्वेज में, इंक्लूडिंग हिंदी एंड इंग्लिश। कुकू FM एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको हिस्ट्री, मोटिवेशन, फाइनेंस और भी बहुत सारी कैटेगरीज की ऑडियो बुक मिल जाएंगी। ये बड़ी अच्छी बुक है, इसकी अक्सर ऐड आती है दूसरी डीडीएक्स की वीडियो पे भी, उसके अलावा ऐसे और 2-4 चैनल हैं उन पे भी आती है, लेकिन बड़ी अच्छी है ये, तो आपको 50% का यूज कर सकते हैं अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है, यानी बस 199 में साल भर की किताबें सुन सकते हो। अब ये डिस्काउंट एक्सक्लूसिव इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए अवेलेबल है। गो एंड चेक आउट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। कंपनी पर फिर से मुसीबत के बादल मंडराने लगे। इवन दो कंपनी के पास बहुत सारे रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट्स थे, लेकिन अब भी कंपनी कर्जे में ही थी और 2007 में बजाज की इस पूरे खेल में एंट्री हुई। एक तरफ KTM को पैसों की जरूरत थी, दूसरी तरफ बजाज एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर ढूंढ रहे थे जिनके साथ मिलकर वो अपनी मोटरसाइकिल्स के इंजीनियरिंग में एडवांसमेंट्स कर सके और साथ ही साथ डेवलप्ड मार्केट में भी एंट्री ले सके। KTM अभी तक सिर्फ बड़े इंजन वाली मोटरसाइकिल्स ही बना रहे थे, जो कि 600 सीसी से बड़ी थी। अब बड़ी और महंगी मोटरसाइकिल्स डेवलप मार्केट में तो बिकती हैं, पर लेने वाले उन्हें सिर्फ हॉबी और लेजर एक्टिविटीज़ के लिए लेते हैं ज़्यादातर, और इसीलिए ये उतनी संख्या में भी नहीं बिकती हैं। लेकिन अगर हम डेवलपिंग मार्केट्स जैसे इंडोनेशिया और इंडिया की बात करें तो यहाँ लोग इन बाइक्स को इसलिए लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सस्ती होती हैं और फ्यूल एफिशिएंट भी, और इसीलिए ऐसी बाइक्स बहुत ज़्यादा बिकती भी हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर। KTM भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में एंटर करना चाहते थे, पर KTM छोटी मोटरसाइकिल बनाने में कैपेबल नहीं थे, और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि उनकी मोटरसाइकिल्स की डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही ज़्यादा महंगी थी, क्योंकि ये सारे काम ऑस्ट्रिया में होते थे जहाँ पर लेबर बहुत ही ज़्यादा महंगी थी, और अगर वो छोटी मोटरसाइकिल भी बनाते तब भी वो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन के मुकाबले महंगी होती। दूसरी बात ये भी थी कि उन्हें छोटी स्ट्रीट मोटरसाइकिल बनाने का कोई प्रायर एक्सपीरियंस था भी नहीं, और यही देखते हुए KTM ने बजाज के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करी और 2012 में KTM 200 और 390 इंडिया में लॉन्च की गई। अब हम में से कई लोगों को ये लगता है कि ड्यूक फुली KTM द्वारा डेवलप की गई थी और बजाज के पुणे प्लांट में बस उसकी असेंबली की जाती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिजनेस स्टैंडर्ड्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक KTM ड्यूक की डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरीके से बजाज में ही की गई थी, और इसमें KTM की टीम ने भी साथ मिलकर काम किया था। इसका रिजल्ट ये हुआ कि इनकी मोटरसाइकिल की कॉस्ट में 30% तक की कमी आई, और जस्टिफाइबल प्राइस होने की वजह से मोटरसाइकिल की इंडिया में डिमांड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई। लॉन्च होने के सिर्फ 2 ही साल में KTM 24,000 मोटरसाइकिल्स बेच रही थी इंडिया के अंदर, और सिर्फ यही नहीं, 2013-14 में जितनी भी KTM मोटरसाइकिल्स बनती थी उनमें से हर 5वीं मोटरसाइकिल बजाज के प्लांट से ही निकलती थी। 2014 तक KTM सालाना 1,25,000 मोटरसाइकिल्स बेच रहे थे, जबकि ये सेल्स फिगर 2007-8 में सिर्फ 70,000 के अराउंड थे। बजाज को KTM के अंदर पोटेंशियल बहुत ही स्टार्टिंग में दिखाई दे गया था, और इसीलिए उन्होंने 2014 तक KTM के 48% स्टेक्स भी एक्वायर कर लिए थे। इस एक्विजिशन की वजह से बजाज के पास KTM के सुपरवाइजरी बोर्ड के 11 में से 2 सीट्स आ गई, जिसमें से एक सीट राजीव बजाज के पास है और दूसरी S राजकुमार के पास है। इसकी वजह से वो KTM के इंटरनल फैसले भी ले सकते हैं बोर्ड के साथ मिलकर। KTM की बजाज के द्वारा बनाई गई बाइक सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती हैं, जैसे कि चाइना में इंडिया से बनी KTM मोटरसाइकिल्स की नॉकडाउन यूनिट्स को एक्सपोर्ट किया जाता है और वहाँ पर असेंबल करके बेचा जाता है। इसके अलावा बजाज के द्वारा बनाई गई KTM बाइक्स US, ब्राज़ील, जापान, मलेशिया और ऑस्ट्रिया में भी एक्सपोर्ट की जाती हैं। KTM एक्सपोर्ट मोटरसाइकिल्स की बात करते हुए अगर मैं नॉर्थ अमेरिका का एग्जांपल ले लूँ तो पता लगता है बजाज की फ्रूगल मैन्युफैक्चरिंग की वजह से KTM अपनी कॉस्ट में इतनी कमी लेकर आई है कि उनकी 390 सीरीज़ की बाइक वहाँ मिलने वाली रॉयल एनफील्ड 650 से भी सस्ती है, जो कि ऑलरेडी अपनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस के लिए जानी जाती है। अब इसी वजह से KTM 2021 में लगभग 3.5 लाख मोटरसाइकिल्स बेचने में कामयाब हो पाए और वो यूरोप के सबसे बड़े 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर भी बन गए हैं। अब ये तो हमें समझ में आ गया है कि कैसे बजाज की वजह से KTM की किस्मत बदली, पर अब हम ये समझते हैं कि कैसे KTM की वजह से बजाज को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। बजाज की पल्सर सीरीज़ अपने आप में ही एक ब्रांड है, लेकिन इस ब्रांड के सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स KTM के इंजन्स यूज़ करते हैं। बजाज की पल्सर 200 NS और RS वो पहली बाइक थी जिनमें KTM डिराइव्ड इंजन यूज़ किए गए थे और जिनकी पावर बजाज ने KTM से थोड़ी सी कम रखी थी और कीमत भी।
सिर्फ यही नहीं, KTM की वजह से ही बजाज 390cc की डोमिनार भी लॉन्च कर पाए, जो कि इंडिया की अकेली 350 सीरीज से बड़े इंजन वाली बाइक थी एक्सेप्ट रॉयल एनफील्ड। और बात सिर्फ ये नहीं थी कि इन बाइक्स के इंजन्स बड़े थे, वो तो बजाज खुद भी बना सकते थे, लेकिन बात ये थी कि ये इंजन्स KTM के इंजन्स थे। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि KTM दुनिया की सबसे ज़्यादा मोटो रेसेस जीतने वाली मोटरसाइकिल कंपनी है। अगर मैं सबसे प्रेस्टिजियस टाइटल की बात करूँ यानी कि डाकार रैली की, तो KTM आज तक उसमें 228 रेसेस जीत चुके हैं, जो किसी भी ब्रांड से बहुत ज़्यादा है। जापानीज ब्रांड यामाहा है जिसका सबसे ज़्यादा नाम है ऑफ रोड बाइक्स के अंदर, वो भी सिर्फ 140 रेस ही जीत पाए थे इनके अगेंस्ट। बजाज को KTM की टेक्नोलॉजी का फ़ायदा तो मिला ही, इसके अलावा बजाज को साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में भी इसका फ़ायदा मिला। उनके सेल्फ डेवलप्ड मॉडल्स तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चलते ही हैं, लेकिन उनकी N सीरीज़ की बाइक्स को वहाँ पर प्रीमियम हाइपर मशीन की तरीके से देखा जाता है, और उनकी सेल्स फिगर से भी ये साफ दिखाई देता है। बजाज आज की डेट में लैटिन अमेरिकन कंट्री कोलंबिया में टॉप सेलिंग मोटरसाइकिल मेकर हैं विद 76% मार्केट शेयर, जो कि यामाहा से भी ज़्यादा है वहाँ पर। ये तो हो गई डिज़ाइन डेवलपमेंट की बात, लेकिन जैसे बजाज KTM के बिगेस्ट शेयर होल्डर्स हैं, वो KTM की हर मोटरसाइकिल सेल्स पर काफ़ी ज़्यादा कैपिटल भी गेन करते हैं। 2019 की ये रिपोर्ट बताती है कि 2019 तक KTM से बजाज 1311 करोड़ रुपए कमा चुके हैं। इसके अलावा अगर हम हर मोटरसाइकिल पर मिलने वाले प्रॉफिट की बात करें, तो बजाज अपनी हर मोटरसाइकिल को बेचकर 8,700 रुपये तक का एवरेज प्रॉफिट कमाते हैं, पर KTM की बाइक्स पर उनका एवरेज प्रॉफिट 22,000 रुपये तक का है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बजाज की ज़्यादातर बाइक्स 1 से 2 लाख रुपए के बीच में ही मिल जाती हैं, वहीं KTM छोटे इंजन वाली और सस्ती मोटरसाइकिल सिर्फ डेवलपिंग मार्केट्स में बेचते हैं। वो इंडिया से बाहर हाइपर मोटरसाइकिल्स बेचते हैं, जैसे KTM सुपर ड्यूक, कई 800 सीसी के मॉडल्स, कई सारी ऑफ रोड मोटरसाइकिल जिनके इंजन्स काफ़ी बड़े हैं और जो महंगी हैं, और काफ़ी सारी स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल्स। इन महंगी मोटरसाइकिल्स की वजह से बजाज KTM से इतना पैसा कमा पाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत जाती है। लाइक दिस वीडियो एंड शेयर एज वेल। और जाते जाते हिस्ट्री ऑफ रॉयल एनफील्ड ऑडियो बुक जरूर सुने कुकू FM से। BTM 50 कूपन कोड यूज करें, इससे आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा, और ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए अवेलेबल है। जबरदस्त बनाते हैं इस वीडियो यार। इनकी जो है ना बोलने का स्टाइल या बोलने का तरीकाकार वो बड़ा ज़बरदस्त है, इनको सुनने का मज़ा आता है, सही बात है। और दूसरी बात ये है कि यार देखें पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें बहुत महंगी हैं, ख़ास तौर पर बाइक्स। मतलब अगर इंडिया में अगर 2 लाख की एक अच्छी बाइक आ जाती है ना, तो पाकिस्तान में वो 6-7 लाख की अच्छी बाइक आती है, वही सेम। क्योंकि वहाँ पे उन्होंने अपने आप को इतना आगे लेके आए हैं कि मतलब इस मार्केट के अंदर, अपनी मार्केट के अंदर, कि अपने बाहर के मुल्क आते हैं वहाँ पे और वहाँ पे आके काम करते हैं इंडिया के अंदर। और हमारे पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक कोई भी कंपनी आई हो जिसने आके ये काम स्टार्ट किया हो। बाकी ये है कि यार ये दोनों कंपनियों ने बड़ा मिल के अच्छा साथ दिया एक दूसरे का, और मेरा ख्याल है कि मिल के इन्होंने काम किया, तो इसी वजह से ये शायद ये मेरी अपनी ओपिनियन है, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी, कि उनके ज़ाती काम करने की वजह से आज ये इस जगह पे हैं। तो आपको कैसी लगी वीडियो? बहरहाल आप ये बताएं कमेंट सेक्शन में, और हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।